हेलो दोस्तों। मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से एक और कहानी लेकर आया हूं आपके लिए। बूंदी का रायता। बाबूजी। आखिरकार आज हमारी कंपनी ने प्रोजेक्ट को पूरा कर ही लिया। खुश होते हुए दीपक सुरेंद्र बाबू से बोला, शाबाश, मुझे पता था कि तुम मेरी कंपनी को संभाल सकते हो। खूब तरक्की करो, जीते रहो। दीपक अपने पिताजी के कमरे में उन्हें आज कंपनी की कामयाबी की बातें बता रहा था। तभी पत्नी सुधा की आवाज, सुनिए, आपका खाना लगा दिया, खा लीजिए, कहकर चली गई। चलिए चलिए बाबूजी। कहाँ? खाना खाने। आज आपके साथ खाना खाने का मौका मिला है, दोनों बाप बेटा मिलकर खाएंगे। अरे नहीं बच्चे, तुम जाओ। सुधा मुझे यहीं दे जाती है, मेरे कमरे में। चलिए ना बाबूजी, देखिए आज पता नहीं कैसे 12 बजे तक घर पर रुका हूं, वरना तो 7:30-8 बजे चला ही जाता हूँ। और आते वक्त का कोई भरोसा नहीं रहता। आपके साथ खाए जाने कितना समय हो गया, आइए ना। अच्छा भाई, चलो, तुम मानोगे तो नहीं, कहकर सुरेंद्र बाबू उठ खड़े हुए। खाने की टेबल पर पहुंचकर दीपक ने सुधा को आवाज दी, सुधा एक प्लेट और। जैसे ही दीपक ने खाने की प्लेट हटाई तो बाबूजी की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, बूंदी का रायता, महीनों बाद। जीते रहो बहू, जाने कब से मन कर रहा था। क्या? बूंदी के रायते का? मगर वो तो। दीपक ने दूसरी प्लेट लाते हुए सुधा की ओर देखा तो वह मुंह बनाते हुए प्लेट रखकर चुपचाप निकल गई। लीजिए बाबूजी, शुरू कीजिए। बाबूजी बड़े चाव से बूंदी का रायता खा रहे थे। दीपक ने अपनी प्लेट में से भी दूसरी कटोरी बूंदी का रायता बाबूजी के प्लेट में रख दिया। अरे तुम भी तो खाओ, बहुत स्वादिष्ट बना है, तुम्हारी माँ रोज बनाती थी मेरे लिए, मगर उसके जाने के बाद कभी कभी बनाया करती थी बहू। अब तो महीनों ही बीत गए खाए। अरे तुमने अभी तक शुरू नहीं किया? बस मन भर गया बाबूजी, मुझे कुछ याद आ गया, आप खाइए, मैं अभी आया। अरे ऐसे उठकर नहीं जाते खाने से, एक और ले लो फिर, कहते हुए बाबूजी ने जबरदस्ती दीपक के मुंह में निवाला डाल दिया। दीपक उठा और अपने कमरे में चला गया। पीछे पीछे सुधा भी पहुंच गई। ये क्या है सुधा, तुम बाबूजी को? क्या हुआ? देखो, मेहनत तुम करो और यहाँ बैठकर हुक्म चलाएं मुझसे नहीं होगा, समझे? और वैसे भी सब कुछ तुम्हारे नाम हो गया है, क्योंकि सेवा टहल में रहना, ऐश करो। सुधा जी तो चाहता है कि, मगर बेबस हूँ, पिताजी के दिए संस्कार मुझे एक महिला पर हाथ उठाने की इजाजत नहीं देते। छी, इतनी घटिया सोच है तुम्हारी। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, मगर तुमने ही कुछ, मुझे ही तुम्हारा कुछ करना होगा, कहकर दीपक तेजी से कपड़े बदल कर वहां से निकल गया। सुधा ने 2 घंटे बाद ऑफिस में फोन किया तो पता चला कि दीपक बाबू आज ऑफिस आए ही नहीं। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात ढलने को थी, मगर दीपक का कोई अता पता नहीं था। सुधा बेचैन थी। तभी दीपक की गाड़ी की आवाज आई। सुधा दौड़कर बाहर पहुंची तो देखा दीपक के साथ एक युवा लड़की थी और एक आदमी। है, ये कौन है? कहीं दीपक मेरी सौतन तो नहीं? नहीं, दीपक नहीं ऐसा कर सकता। तो इतनी रात को एक जवान लड़की घर पर लाना, हे भगवान, ये सब क्या किया है? दीपक ने सुधा की ओर अनदेखा करते हुए लड़की को उस आदमी सहित घर में प्रवेश किया। बाबूजी, बाबूजी,
दीपक, कहाँ था मेरे बच्चे? पता है सुधा तुम्हारी कितनी देर से परेशान थी। तेरा फोन भी बंद था, तो फैक्ट्री में भी नहीं गया। कहाँ गया था आज तू? पिताजी आपके लिए बूंदे के रायते का इंतजाम करने गया था। बाबूजी बड़े गौर से दीपक की ओर देखा और ऐसा क्या देख रहे हैं बाबूजी? ये रमा है, अपनी माली काका की बेटी, मेरी बहन। याद है इसके साथ मैंने वहां बगीचे में खेला करता था। बाबूजी जानते हैं घर में बूंदी का रायता रोज बनता है, मेरे टिफिन में रोज आता है। मगर आपको ये सुधा है ना, इसे लगता है कि ये घर कारोबार मेरे नाम कर दिया तो बस मैं भूल ही जाऊं आपको। अपने भगवान तुल्य पिता को कैसे भूल जाऊं? कोई दिल बिना धड़कनों के कभी धड़कता है? तो क्या मैं आपको भूल जाऊं? इसीलिए वकील साहब जी, दीपक बाबू लीजिए। बाबूजी आपने जो कारोबार को दोबारा आपने मेरे नाम ट्रांसफर कर दिया। बाबूजी मैंने आपके कारोबार और इस घर को दोबारा आपके नाम ट्रांसफर कर दिया है। आज से आप इस कंपनी और इस घर के मालिक हैं। और ये रमा मेरी बहन आज से आपकी देखभाल करेगी, आपके साथ रहेगी। आपको रोज बूंदी का रायता ही नहीं, जो भी पसंद होगा बनाकर खिलाएगी। खिलाएगी ना रमा? हाँ दीपक भैया, बचपन से आपने बाबूजी ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। आज भगवान ने मौका दिया है मुझे सेवा करने का, तो मैं पीछे क्यों हटूं? मैं पूरा ध्यान रखूंगी बाबूजी का। हूँ। कब तक? और मैं यहाँ हूं तो सुधा बीच में बोल पड़ी। सुनो, गलत फहमी में मत रहो। आज से हम यहाँ इस घर में नहीं रहेंगे, सर्वेंट क्वार्टर में जाकर रहेंगे। और रमा अपनी शादी होने तक यहाँ घर में रहेगी बाबूजी के साथ। जब इसकी शादी हो जाएगी तब भी आखिर मेरी ही जरूरत पड़ेगी ना। जानती हो सुधा, हमारी कंपनी में 100 लोगों का एक परिवार है। उन 100 परिवारों में से 50 लोग के घरों में बेटी है। वो सब मेरी ही बहनें हैं। एक की विदाई के बाद दूसरी आएगी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। और ये अहम है ना, यही रावण में भी था। उसने प्रभु ने उसे प्रभु ने नहीं, उसके अहम और अहंकार ने मारा था। खैर, अपना सामान बांधो और हम अब ये घर छोड़ना है। बाबूजी के सामने ही हूँ, जब भी जरूरत लगे पुकार लीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। दीपक के पैरों में गिरते हुए सुधा बोली। माफी मुझसे नहीं, बाबूजी से मांगो सुधा। शायद भगवान तुम्हारे पापों को माफ कर दे। बाबूजी मुझसे भूल हो गई, मैं वचन देती हूँ आज से आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बेशक सब कुछ आप अपने पास रखिए, मगर मेरे अपराध की सजा के लिए इन्हें स्वयं से दूर ना कीजिए। सुधा उठो बहू, कहकर सुरेंद्र बाबू सुधा को उठाकर सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा जानता तो मैं भी था कि बूंदी का रायता तुम रोज ही बनाती हो, मगर कभी इसके लिए कहा नहीं, क्योंकि मैं बेटे बहू के सुखी जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहता था। वरना जो आज इतनी बड़ी कंपनी चला सकता है वो सब जानता है, उसके कर्मचारी क्या करते हैं, क्या चाहते हैं। और मैं भी यही जानता हूं कि आज तुम्हारी आंख में जो आंसू नहीं पछतावे की गंदगी बह रही है। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। और तू मुझे छोड़कर जाएगा, इस घर को छोड़कर? पगले, तुम दोनों में तो मेरी सांसें हो,
तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी पाऊंगा बाबूजी, कहकर दीपक सुरेंद्र बाबूजी से लिपट पड़ा। तो इस वसीयत का क्या करना है दीपक बाबू? फाड़ दो, कागज के टुकड़े ही तो हैं, बाबूजी बोले। और रमा, दीपक ने सही कहा, मेरी बच्ची, तेरी डोली यहीं से उठेगी और इस ननद की शादी में उसकी भाभी कोई कमी नहीं रहने देगी, कहकर रमा को सुधा ने गले से लगा लिया। तो ये थी एक कहानी जिसका टाइटल था बूंदी का रायता। अगर हमारे घरों में भी कोई ऐसी बात है, कहीं बूंदी का रायता, तो इस कहानी को सुनकर समझ जाएं और समझ जाएं, नहीं तो बूंदी का रायता